गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। और पॉलिटी में आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो रहेगी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपीएससी या आपका स्टेट पीसीएस या फिर आरओ ठीक है, इन सब का ही फेवरेट रहा है। और सिलेबस में बाकायदे बहुत स्पष्ट रूप से इसके बारे में लिखा भी गया है। ठीक। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आज क्लास में हम लोग किन किन बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली बात रहेगी वो यही रहेगी कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था या जो हमारा स्थानीय स्वशासन है वो होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसका आशय क्या है। सेकंड बात हम ये समझने कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ। ठीक है, इसका ऐतिहासिक विस्तार कहाँ से है और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तीसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि भारत में पंचायती राज से संबंधित जो भी समितियां हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछेंगे। अभी पिछले 2-3 सालों में जो है इसका क्रम पूछ लिया था यूपीएससी ने, और स्टेट पीसीएस ने अभी लास्ट ईयर जो है इसका क्रम पूछा था कि सबसे पहले कौन सी समिति बनाई गई थी, उसके बाद कौन सी बनाई गई, उसके बाद कौन सी बनाई गई थी। ठीक है, तो इसको बहुत गहराई से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो चौथी बात रहेगी वो रहेगी कि पंचायती राज व्यवस्था से जो संबंधित जो हमारे संवैधानिक संशोधन किए गए थे वो कौन कौन संशोधन किए गए थे। ठीक है, चलिए। तो इसके दौरान जो है जैसे आपका 73वां संविधान संशोधन रहा, 74वां संविधान संशोधन रहा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग 73वें संविधान संशोधन के बारे में ही पढ़ेंगे। और जब हम कल की क्लास में आएंगे तब वहाँ पे जानेंगे नगरीय स्वशासन के बारे में, और वहाँ पर हम लोग 74वें संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे। ठीक। तो ये कुछ बातें जो अभी देखिए, एक पेशा अधिनियम के बारे में पूछा गया कई बार कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, एक है भूरिया समिति, वो किससे संबंधित है। ठीक है, ये कई सारे सवाल जो है आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो एक मोटी मोटी समझ आपकी विकसित हुई होगी कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या क्या स्थानीय स्वशासन होता क्या है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, स्थानीय स्वशासन मतलब ऐसा शासन जो स्थानीय लोगों का हो। अब स्थानीय लोगों का मतलब क्या? स्थानीय लोगों का मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं हम अपना शासन अपने ही हिसाब से अपनी जगह पे करें। उसी बात को अगर हम किताब की भाषा में कहना चाहें तो यहाँ पे देख के लिखा हुआ है, और ये जो बातें हमने लिखी हैं ये एनसीईआरटी के ही फैक्ट के आधार पर लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे इस कहा जा रहा है पहली पॉइंट में कि गांव और जिला के स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक है, गांव का जो शासन है, अब गांव का शासन कहाँ पे आएगा? पंचायतों में आएगा। ठीक है, जो हमारी ग्राम सभा की पंचायत होती है उसमें। जो दूसरा हमारा है वो है नगरीय स्वशासन। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा। तो जो गांव और जिला के शासन को ही स्थानीय शासन कहते हैं, तथा इससे आशय ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक होता है। मतलब इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो हमारे सीधे जनता के पास होती है, मतलब जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुन करके अपना शासन करती है। ठीक है, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सकें, व प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सकें। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर हम गांव में हैं तो हमारे गांव का प्रधान होगा, तो उस प्रधान को कौन चुनेगा? सीधी सी बात है, गांव की जनता चुनेगी। अगर हम किसी शहर में रहें तो वहाँ पे नगर निगम का चुनाव होता है, तो नगर निगम का जो अध्यक्ष बनता है उसका भी जो चुनाव होता है, उसका चुनाव में हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ की जो जनता होती है वो पार्टिसिपेट करती है। तो मतलब हम ही अपना शासन अपने आप पर कर रहे हैं। ठीक है, यही मतलब होता है स्थानीय स्वशासन का। देखो एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, दूसरी बात उसमें लिखा गया कि स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था तथा सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। अब देखो ये यहाँ पे एक शब्द आया विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपसे हम ये कहें कि एक होता है केंद्रीकृत शासन व्यवस्था और एक होता है विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, तो केंद्रीकृत का मतलब क्या है? जितनी भी बॉडीज हैं इन सब का जो च च चलाने वाला है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा। मतलब सबकी बागडोर किसी एक हाथ में रहेगी, तब उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। लेकिन जब इसके होने के साथ इन्होंने कुछ अधिकार इन भाई साहब को भी दे दिया कि आप अपने हिसाब से अपने यहाँ देख लीजिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से और आप अपने हिसाब से। मतलब थोड़ा-थोड़ा जो अधिकार क्षेत्र है वो सबके पास होता है। तो वो जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है? विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। अब कहने का मतलब ये है, अगर आपके गाँव
मान लीजिए आपका गाँव है, इस गाँव में किसी ज ज जगह पे नाली की कमी है, ठीक है? तो अब नाली की व्यवस्था के लिए ग्राम प्रधान आपके प्रधानमंत्री से पूछने पूछने नहीं जाएगा कि सर हमारे गाँव में नाली की दिक्कत है, तो इसके लिए आप अगर आप आदेश करें तो हम बनाएँ। नहीं, प्रधान को अगर लगता है कि यहाँ नाली की आवश्यकता है, तो वो बना सकता है, उसके पास इतना अधिकार क्षेत्र ठीक है? तो इसका मतलब यही हुआ कि थोड़ा-थोड़ा अधिकार सबको मिला है ना? तो स्थानीय स्वशासन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो यही है कि यहाँ पर जो है विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू है, ठीक? तीसरी बात कि 92 में सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। किसको? स्थानीय स्वशासन को। और स्थानीय स्वशासन का एक मोटा-मोटा मतलब है ग्राम पंचायत या पंचायतों के शासन से, ठीक है? ग्रामीण स्वशासन से, ठीक है? नगरीय स्वशासन से नहीं, नगरीय स्वशासन जो होगा वो आपका 74वें संविधान संशोधन में आ जाएगा। जो स्थानीय स्वशासन का मतलब पंचायती राज, ठीक है? ऐसे समझिए। तो ये कुछ बातें जो है आपकी स्थानीय स्वशासन के संबंध में रही। अब दूसरी बात हम ये जानते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ, ठीक है? भारत के जो का जब हम इतिहास देखते हैं तो उसमें हमको हमको कहाँ मिलता है कि जहाँ पर हम ये कह पाएँ कि यहाँ से हमारे देश में स्थानीय स्वशासन का विकास शुरू हुआ है। तो उसका जो ऐतिहासिक पहलू है उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें जो सबसे पहली बात लिखी जा रही है कि चोल साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य की अयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीच परिलक्षित होते हैं। ठीक है? एक बार पीछे में पूछा गया था, ऐसे एक सेंटेंस दे दिया था कि कि इन साम्राज्यों में जो है स्थानीय स्वशासन की बात देखी गई थी। तो इस नाते हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है, अगर कभी भविष्य में पूछे तो याद रखिएगा। कि चोल साम्राज्य में और विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है? और उसकी जो व्यवस्था थी उसका नाम क्या क्या था? अयंगर व्यवस्था। तो उस वहाँ की उस समय की अयंगर व्यवस्था आज के समय की स्थानीय स्वशासन की बात करता है। ठीक है? चलिए, दूसरी बात, उसके बाद क्या हुआ? ये तो बहुत पहले की बात हो गई। उसके बाद जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए, तो उस समय क्या हुआ? उस समय की बात है, जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गाँवों के लिए जमींदार नियुक्त किए गए, जो पंचायतों से स्वतंत्र एवं सरकार के प्रति जवाबदेह थे। ठीक है? दूसरी बात हो गई। तीसरी और चौथी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बात जो है हमेशा पूछी गई एग्ज़ाम में। इसको आईएमपी लिख लिख ली इसको जो आप लोग आईएमपी करके लिख लीजिएगा कि स्थानीय जो हमारा स्वशासन है उसके जनक कौन हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है, लॉर्ड रिपन साहब को जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब इसके बारे में क्या बात कही गई कि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संबंधों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है? मतलब लिखित दस्तावेज, है ना? यह पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। ये लॉर्ड रिपन साहब के टाइम की बात है, जब स्थानीय स्वशासन अपने अस्तित्व में आने की बात करता है, ठीक है? और वो टाइम कब का था? 1882। और ये दोनों लाइनें जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों लाइनें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन साहब हैं। और पहली बार लॉर्ड रिपन साहब ने किस टाइम पे ये किया था? तो टाइम पीरियड आपका है 1882, ठीक? चलिए, एक बात और, पाँचवीं बात, इसको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट करके इसलिए लिखिएगा कि यूपीएससी में जो है, जब आपका सेंटेंस वाली बात आती है, तो सेंटेंस वाले में एक सेंटेंस ऐसे लिख के दे देता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन व्यवस्था की मांग की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। अब देखिए, हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया या किसी और में रखा गया, यहीं पर आपको जो है यूपीएससी घुमा देता है, ठीक है? इस नाते इसको जो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा आगे, पॉइंट नंबर 5 के आगे इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा कि जो स्थानीय स्वशासन की बात हुई, वो 1919 का जो अधिनियम आया था, उसमें जो है हस्तांतरित विषय के रूप में रखा गया, ठीक? हम जब आगे पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के बारे में, तब वहाँ पर इसकी चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात। चलिए, दूसरी बात हम ये करते हैं, अभी देखिए सबसे पहले आपने बात की कि हमारा जब चोल साम्राज्य था वहाँ पे कौन-सी व्यवस्था थी? अयंगर व्यवस्था थी। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए तब उसमें जो 1773 ईस्वी में जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब फिर वहाँ पे हम ये बात देखने को मिलती है। उसके बाद जब रिपन साहब आए तब फिर वहाँ पे एक बात देखने को मिलती है। उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं।
उसके आगे हम फिर और आगे बढ़ते हैं, तब वहाँ पर 1919 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, वहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश में स्थानीय स्वशासन की बात है, वो आज की कोई नई व्यवस्था नहीं है। यह बहुत पहले समय से हमारे देश में चली आ रही है। बस उसका नाम अलग है, और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी और उस समय की जो व्यवस्थाएँ थीं, वो अपने हिसाब से थीं, आज की व्यवस्थाएँ अपने हिसाब से हैं। ठीक? अब 1919 के बाद आगे बढ़ते हैं, तब आते हैं हम जब हमारा संविधान बन रहा होता है। उस समय संविधान की प्राप्ति के बाद क्या होता है कि संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के संबंध में दो खेपें हो गई। कुछ कुछ लोगों ने कहा कि देखिए स्थानीय स्वशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये सवाल भी आपका पूछा गया कि इसके पक्ष में कौन लोग थे और इसके विपक्ष में कौन लोग थे। यह सवाल भी आपसे एक बार पूछा गया है। तो अब यही जो जान लेते हैं कि इसके पक्षकार में कौन थे। जो मुख्य प्रतिपादक थे वो थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। दूसरा, इनके जो मुख्य समर्थक थे वो थे दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद जी, लाला लाजपत राय साहब, ठीक। अच्छा, इसके विरोध में कौन आए? डॉक्टर अंबेडकर साहब आए। अच्छा, इन्होंने क्यों कहा ऐसा, वो भी बात हमने यहाँ पे लिख दी है, क्या कि ये इसके विरोध में क्यों थे। इनके अनुसार यह स्थानीय स्वशासन सामंती पुरुषवादी व जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा, ऐसा इनका मानना था। किसका? डॉक्टर अंबेडकर साहब का। तो मोटी-मोटी बात ये है कि महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी और दादा भाई नेहरूजी साहब और लाला लाजपत राय, ये लोग जो है संविधान के समय, मतलब संविधान जब बन रहा था उसके बाद, इनका ऐसा मत था कि स्थानीय स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। ठीक। समय कुछ और बीता, फिर और आगे बढ़े। लास्ट में ये हुआ कि अंततः संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को डीपीएसपी के अनुच्छेद 70 में शामिल कर दिया। ठीक है, डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। उसमें अनुच्छेद 70 के तहत जो है इसको शामिल कर दिया। किसको? स्थानीय स्वशासन को। ठीक। अब इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपके पॉइंट नंबर 8 में लिखी गई है। इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 40 में जब संविधान बना, स्थानीय स्थानीय स्वशासन की बात हुई, तो उसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई, और यही बात अभी आपके यूपीएससी में 2022 में पूछा भी गया था। ठीक है, सेम यही सेंटेंस था, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया था। कहा क्या गया था कि अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। अब देखिए, ग्राम पंचायतों के गठन का जो मामला है वो किसके अंतर्गत आएगा? राज्यों के अंतर्गत आएगा, केंद्र के अंतर्गत नहीं आता। ठीक। और उसको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब राज्य ही जो है ग्राम पंचायतों को शक्ति भी देगा कि पहली बात ये कि आप अपने क्षेत्र में एक अपना जो है ग्राम बनाइए, ठीक है, एक गाँव बनाइए। उस गाँव में किस तरह से काम होगा, इसकी जो शक्तियाँ हैं वो राज्य सरकार आपको दे देगा। ठीक। मतलब मोटा-मोटा ये कहने का मतलब है कि गाँव की बनाने का, या जो ग्रामीण स्तर पर जो हमारा शासन होगा, उसका जो क्या कहते हैं कंट्रोलर है, वो कौन है? राज्य सरकार है, ठीक है? उसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है, ठीक? दूसरी बात, ये थोड़ा-सा मामला और आगे बढ़ा, तब आता है 1952, 2 अक्टूबर 1952 का टाइम आता है। तो 2 अक्टूबर 1952 में देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करके पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। एक बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 में थोड़ा-सा फ़र्क है। बात ये है कि अभी तक ऐसी व्यवस्था की सिर्फ रूपरेखा बनाई गई थी 1952 में। 20 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक जो हमारा विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, इसका जो लक्षण था वो कुछ ऐसा ही था कि ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही काम कर रहा है। लेकिन अभी तक स्थानीय स्वशासन का गठन नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, इसको हम रूपरेखा बोल सकते हैं या इसकी पृष्ठभूमि बोल सकते हैं। अब आता है टाइम 1959 का। टाइम 1959 का। तो 1959 में होता क्या है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है देश का, जहाँ पर पहला राज्य था जिसके एक जिला है नागौर, ठीक है? राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज की स्थापना होती है, और इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री साहब थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा जो इसका गठन किया गया, ठीक? इसके बाद ये देखो सवाल आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में कि सबसे पहले भारत में कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी स्थानीय स्वशासन की। तो जिला आपका है नागौर और राज्य कौन सा है? राजस्थान। डेट क्या आपकी है? 2 अक्टूबर 1959।
इसके बाद फिर कहाँ पे होता है? इसके जस्ट बाद 11 अक्टूबर 1959, देखिए 2 अक्टूबर को यहाँ पर होता है आपके राजस्थान में, और 11 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के महबूबनगर जिले के सादनगर ब्लॉक में इसे शुरू किया जाता है, और उसके बाद जो बाकी अन्य अन्य राज्यों में शुरू किया जाता है। ठीक है? और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि 1950 से 1992 तक चरणबद्ध तरीकों व प्रयासों के बाद 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिल गया। ठीक, ये तो हो गई इसके ऐतिहासिक पहलू की बात। ऐतिहासिक पहलू में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? चोल साम्राज्य से। ठीक, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से व्यवस्था स्टार्ट होती है। और उसके बाद इसका रूप थोड़ा सा चेंज होता है, फिर आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पे थोड़ी सी बात चेंज होती है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 1882 में लॉर्ड रिपन के साहब के टाइम पे ये काम होता है। फिर आपका 1919 जब आता है भारत शासन अधिनियम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, वहाँ पर ये बात होती है। एंड देन उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, फिर ये जो है 1952 में एक स्थानीय स्वशासन जैसी ही पृष्ठभूमि तैयार कर ली जाती है, और 59 में जो है ये बाकायदे इसको क्या कहते हैं, इस योजना को स्थापित कर दिया जाता है, और आते आते सन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। ठीक, ये तो हो गई इसकी पृष्ठभूमि की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में कौन-कौन सी पंचायती राज से संबंधित समितियाँ हैं। तो आप सबको पता है 4 समितियाँ हैं, और ये जो अभी लास्ट ईयर 2023 में आपके पीसीएस में पूछा गया था कि इनका क्रम क्या है? पहले कौन-सी आई, फिर बाद में कौन-सी आई, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार कौन-सी आई, ठीक? और इस साल क्या पूछ लिया है? इस साल ये पूछ लिया कि पंचायती राज व्यवस्था की जो इसको मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए, सवाल नंबर 129, ये 2024 का पेपर है पीसीएस का। इसमें कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्तर नहीं है? कौन-सा एक स्तर नहीं है? अब इन्होंने भाई साहब ने ये पूछ लिया था, ठीक? और साथ में एक सवाल और भी पूछा गया है, सवाल नंबर 25, 2024 का पेपर है पीसीएस का। सवाल नंबर 25 में कह रहा है कि इनमें से मिलान करिए। तो मिलान करने में आपसे ये पूछ लिया था कि कौन-सा जो है क्या कहते हैं, आपका पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है? तो एक सवाल मतलब आपकी बार यहाँ से 2 सवाल पूछ लिए गए थे, ठीक है? ये देखिए सवाल नंबर 25, यहाँ देखिए, अशोक मेहता समिति, अगर आपको ये याद रहा होता तो आप कम से कम एक टिक कर लेते कि ये देखिए पंचायती राज से संबंधित संस्था है। पूछा था कौन-सा नहीं है, ठीक है? तो इसके बारे में अभी तक 2 में संशय चल रहा है, एक इसमें और एक इसमें संशय चल रहा है, ठीक है? कुछ लोग इसको बता रहे हैं, कुछ लोग इसको बता रहे हैं, ठीक है? तो अभी ये आयोग के ऊपर निर्भर है कि किसको आयोग मानता है, ठीक? खैर ये वाला तो आप कभी नहीं टिक करके आओगे, है ना? क्योंकि आपको पता है कि ये किससे संबंधित है। तो एक सवाल आपका ये हो गया, और जो दूसरा सवाल आपका था कि अशोक मेहता समिति में कितने प्रकार के स्तर होते हैं और किसको स्तर बताया गया, किसको स्तर नहीं बताया गया है ना? चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो और 23 में आपसे यही पूछ लिया था कि इसका क्रम कौन-सा है? सबसे पहले कौन-सी समिति आई थी, फिर बाद में कौन-सी आई थी, तो इस नाते हमने इसको इकट्ठा ही लिख दिया है। जो सबसे पहली समिति बनी थी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977-78 में। तीसरी बात आई थी जेबी के राव समिति 1985, और चौथी आई थी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986, ठीक? ये तो इनका क्रम हो गया। अब हम एक-एक को उठाते हैं और उसको आज पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली बात है बलवंत राय मेहता समिति, पॉइंट नंबर 1। पहली बात इसका गठन कब हुआ था? 1957 में। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत राय मेहता साहब को बनाया गया था। अब जब इनकी समिति बनाई गई तो इनकी समिति ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो 1957 में सौंप दी थी, जिसमें पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचा बनाए रखने की बात कही गई थी। कौन-कौन सी? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड खंड स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरी थी जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो इसमें कहीं न्याय पंचायत की बात तो आती नहीं है, तो इस नाते वो वाला ऑप्शन जो आपकी बार पूछा गया था वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो बलवंत राय मेहता साहब ने जो एक अपनी सिफारिश की थी कि जो हमारा स्थानीय स्वशासन हो उसका जो स्वरूप हो वो किस प्रकार से हो, तो उसमें यही बात कही गई कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरी हमारी है जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक?
और 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता साहब की सिफारिशें स्वीकार कर ली थी। ठीक, ये कुछ बातें आपकी बलवंत राय मेहता समिति से थी। दूसरी हमारी है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति में क्या कहा गया भाई? 1977। सबसे पहली बात ये कि इसका गठन कब किया गया? 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। दूसरी बात, इसके अध्यक्ष साहब का नाम क्या था? अशोक मेहता। तीसरी बात, इन साहब ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1978 में सौंपी थी। अब इन्होंने क्या-क्या सुझाव दिए थे उसके बारे में यहाँ पे 7 पॉइंट में बताया गया है। पहली बात है कि पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल, इन्होंने क्या कहा? द्विस्तरीय मॉडल की बात कही थी। पहले स्तर पर मंडल पंचायत व दूसरे स्तर पर जिला परिषद अपनाने की बात कही गई। दूसरी बात कि विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए और इसका जो अध्यक्ष होगा वह एक न्यायाधीश होना चाहिए। साथ ही में एससी व एसटी को उचित प्रतिनिधित्व भी मिले। ठीक। तीसरी बात कि चुनाव पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर होने चाहिए, मतलब इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह भी शामिल होनी चाहिए, उनके माध्यम से चुनाव करवाए जाने चाहिए। चौथी बात, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। देखिए अभी तक इनको दर्जा नहीं मिला है, ये मिलता है 92 में आकर के। ठीक है, चलिए उसके बाद आपकी बात आती है पॉइंट नंबर 5 की। इसमें कह रहा है कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए, अपने आर्थिक मतलब स्थानीय स्वशासन जो हमारा वो अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थानों के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि इस व्यवस्था के मूल्यांकन हेतु सोशल ऑडिट होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अपनी मनमानी जो पैसा खर्च कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात और कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव आयोजित करवाने चाहिए। ये कुछ इनके सुझाव थे अशोक मेहता साहब के। और इसके बाद जो तीसरी बात आती है वो है हमारा जीवी के राव समिति, है ना? जीवी के राव के बारे में क्या बातें हैं? सबसे पहली बात कि इनका इनका गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था, राजीव गांधी साहब की उसमें सरकार थी। और दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना। इन भाई साहब ने क्या-क्या अपनी सिफारिशें दी थी, वो भी जान लीजिए। योजना निर्माण में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को घातक बताते हुए योजना के विकेंद्रीकरण की बात कही गई थी। दूसरी बात ये है कि जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद सृजित करने की बात कही गई और इस पद को जिलाधिकारी से वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति को दिए जाने की बात कही गई। तीसरी बात यह है कि एससी, एसटी व एवं महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात जीवी के साहब में कही गई थी। ठीक, तो ये कुछ बातें हो गई। और चौथी जो बात है वो है लक्ष्मीमल सिंधवी साहब की एक समिति बनाई गई, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई इसको भी समझ लेते हैं। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पुनः जोर देते हुए 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लक्ष्मीमल सिंधवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति के सुझाव क्या-क्या थे? पहला ये था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और दूसरी बात यह है कि त्रिस्तरीय ग्राम, खंड व जिला पंचायतों का गठन किया जाए। तीसरी बात यह है कि दलगत व्यवस्थाओं को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाया जाना चाहिए। चौथी बात यह है कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। और पाँचवीं बात ये है कि राज्य वित्त आयोग का गठन एवं पंचायतों को करारोपण का अधिकार दिया जाना चाहिए। और छठी बात यह है कि गाँव के समूहों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो ये कुछ बातें जो है आपकी जो चारों समितियाँ थी उनसे बनाई गई हैं। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब जो हमारा आज की क्लास का जो सेकंड पॉइंट है वो है पंचायती राज से संबंधित जो संविधान संशोधन किया गया था उसकी बात। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन की बात और जब अगली बार क्लास करेंगे कल वाली क्लास उसमें हम लोग पढ़ेंगे 74वें संविधान संशोधन की बात। ठीक, चलिए तो पहला है 73वां संविधान संशोधन जो कि आता है 1992 में। ठीक, पहली बात यह है कि ये संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। क्योंकि देखिए एक हमको ऐतिहासिक चीज़ भी साथ में याद रखनी चाहिए कि ये किसके कार्यकाल में हुआ था, क्योंकि इस समय जो पेपर बन रहा है उसमें एक सेंटेंस आपका पिछले से जोड़ देते हैं,
है ना? ये संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। दूसरी बात यह है कि विधेयक को संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होती है और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो जाता है। देखो लागू कब हुआ है? 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है? लेकिन जो विधेयक हमारा पेश किया गया था वो कब? 92 में किया गया था, ठीक? इसी नाते जो है 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज सॉरी राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं और यह बात कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब होता है? तो कब होता है? 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है 24 अप्रैल 1993 को यह जो है संविधान संशोधन लागू हो गया था, 73वां संविधान संशोधन। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो इसमें बता रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था और देखो ये जो आपका ये चीज़ है, अभी आपके 2022 में पूछा गया था 29 विषय वाली बात। और ये बात भी आपके 21 में शायद पूछा गया था, भाग 9 कहाँ जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, किसके दौरान जोड़ा गया है। तो यह जो है भाग 9 जो है संविधान में जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें कहा क्या गया? इसे पंचायतें नामक शीर्षक से उल्लिखित किया गया और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 या 243 से लेकर के 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध किए गए थे, ठीक है? और सातवीं बात यह है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, यह 2022 में पूछा गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायतों के लिए 29 विषयों की व्यवस्था बनाई गई। 29 विषय वाली बात अभी आपके 2022 में पूछा गया पेपर में, पीसीएस में, ठीक है? इस साथ ये सब जानते रहिए। अब इसी से संबंधित कुछ और बातें हैं, उनको हमने यहाँ पे नोट पॉइंट के रूप में लिख दिया है, उसको भी जान लीजिए। सबसे पहली बात है कि ग्राम सभा हम किसको कहेंगे, ठीक है? या ग्राम सभा में कौन-कौन लोग शामिल होंगे, वो भी जान लीजिए। ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय ना होकर के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांवों का समूह होता है। देखो ग्राम सभा जो हमारी होगी, कई बार अगर ज़्यादा बड़ा गांव है तो एक गांव ही आपके एक ग्राम सभा हो जाएगी, लेकिन अगर छोटे-छोटे गांव हैं तो कई सारे गांव मिल करके इसका एक ग्राम सभा होगा। मतलब इन चारों गांवों का एक ही प्रधान होगा, लेकिन अगर आपका गांव बड़ा है तो उसका एक ही प्रधान होगा, ठीक? साथ में एक बात आपको ये बता दें कि ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। यह भी आपका पूछा गया सवाल है, ठीक है? चलिए, तो अब समझ लेते हैं कि गाँव होता क्या है या ग्राम सभा होती क्या है? तो ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय ना होकर के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गाँव या गाँवों का समूह है, जिसके अंतर्गत वे सभी सदस्य आते हैं जो वहाँ की मतदाता सूची में शामिल हैं। देखिए ग्राम में अगर आप उसकी मतदाता सूची में शामिल हैं, तभी आप उस गाँव के निवासी माने जाएँगे और आप ही लोगों से मिल कर के वो ग्राम सभा बनेगी, ठीक? चलो, दूसरी बात यह है कि महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होगा। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है मगर कम नहीं कर सकती है, ठीक है? दोनों दोनों बात सही है। तीसरी बात यह है कि एससी व एसटी के लिए आरक्षित स्थानों में से कम 1/3 स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। एससी एसटी का जब आरक्षण वाली बात आएगी तो उसमें भी कम से कम 1/3 वर्ग उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और चौथी बात यह है कि वर्तमान में बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% तक का आरक्षण प्राप्त है। ये इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं, है ना? लिख कर के आ जाएगा कि आरक्षित जो सीटें हैं महिलाओं की वो कितनी है? 1/3 है, लेकिन यहाँ पर सीधे-सीधे 50% है। कहाँ पे? बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है? तो ये कुछ बातें जो है आपके 73वें संविधान संशोधन से संबंधित रही हैं। अब एक बात और कि 73वें संविधान संशोधन के तहत कुछ अनिवार्य और विवेकाधीन उपबंध भी किए गए थे। अनिवार्य उपबंध कौन-कौन से थे और विवेकाधीन कौन-कौन से थे वो भी जान लीजिए। पहली बात ये कि पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर, अब देखो पंचायत का जो स्तर है, एक आपका ग्राम प्रधान, एक आपका क्षेत्र पंचायत सदस्य और एक आपका जिला पंचायत सदस्य, ठीक है? तो 3 स्तर हो गए ना? एक आपका गाँव पे, ब्लॉक पे और एक जिला पे, ठीक है? ये 3 स्तर आपके हो गए। तो वही कह रहा है कि पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होगा। मतलब आप ही किसको चुन रहे हो? ग्राम प्रधान को।
आप ही किसको चुन रहे हो? ग्राम के सॉरी क्षेत्र पंचायत सदस्य को, और आप ही जो जिला पंचायत सदस्य को भी चुन रहे हो, ठीक? ये हो गया आपका। अब उसके बाद मध्यवर्ती व जिला स्तर के अध्यक्षों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। जैसे जो आपका ये देखिए, ये आपका होगा गाँव, ये होगा क्षेत्र पंचायत और ये होगा जिला पंचायत। गाँव से तो गाँव प्रधान हो गया, ठीक है, बात खत्म होगी वहाँ, वहाँ पे आपने चुन लिया। लेकिन जो आपका क्षेत्र पंचायत और जो आपका जिला पंचायत है, इसके जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष, इनका चुनाव कौन करेगा? आप जानते हैं, आप अपने क्षेत्र में कहते होंगे बीडीसी कहते होंगे, है ना? क्षेत्र पंचायत सदस्य बोलते हैं इसको। यही जो लोग होते हैं, ये लोग मिल करके अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, ठीक? उसके बाद हम लोग जो जिला पंचायत सदस्यों को चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्य, अब ये सदस्य जितने होंगे, ये लोग मिल करके अपने एक अध्यक्ष को चुन लेंगे। तो कहने का मतलब ये हो कि जो अध्यक्ष का पद है, वो कैसा पद है? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि और यहाँ पे देखो जनता है, क्योंकि जनता ने डायरेक्ट इनको तो नहीं चुना है, इन्होंने चुना किसको? अपने मेंबर्स को। इन मेंबर्स ने अपने अध्यक्ष को चुन लिया। इस नाते इसको हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव बोलेंगे अध्यक्षों का। लेकिन जो स्तर पे जो चुनाव होंगे, ये होंगे डायरेक्ट, ठीक? तीसरी बात कि अगर कभी विघटन की स्थिति आती है, चाहे जिला पर, चाहे क्षेत्र पंचायत पर, चाहे फिर ग्राम पंचायत पर, तो 6 माह के भीतर पुनः चुनाव करवाने की बाध्यता होगी। और चौथी बात ये है कि चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र है, वो कितनी होनी चाहिए? 21 साल, ठीक? और जो दूसरी बात वो है विवेकाधीन उपबंध। इसके बारे में पहली बात कही जा रही है कि विधायकों व सांसदों को मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों में सदस्यता देने अथवा ना देने की शक्ति किसके पास होगी? 73वें संविधान संशोधन के पास होगी। दूसरी बात, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यकता अनुसार आरक्षण की व्यवस्था व उनकी मात्रा का निर्धारण करने की शक्ति किसके पास होगी? 73वें संविधान संशोधन के पास होगी। और तीसरी बात कि महिलाओं को 1/3 से अधिक आरक्षण देना है या नहीं देना है, यह भी, इसका भी जो अधिकार है, वो 73वें संविधान संशोधन के तहत ही बना दिया गया है, ठीक? ये कुछ बातें जो है आपकी रही हैं। अब एक बात है जो अभी आपके एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था कि कौन-कौन से जो क्षेत्र हैं, वो अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, कौन-कौन से राज्य हैं? तो अभी तक की जो संख्या है, वो बताई गई है 10, ठीक है? वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र धारक राज्यों की जो संख्या वो कितनी है? 10 है। कौन-कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक? तो इसको आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, चूँकि ये पूछा गया है सवाल, ठीक है? और इसके बाद जो है एक लास्ट बात आज की क्लास की कि पंचायत राज समिति से संबंधित एक पेशा अधिनियम आया था, जो कि आया था 1996 में। किसके लिए आया था, क्यों आया था, ये बात हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि पेशा का मतलब क्या होता है? पेशा का मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है? जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनमें भी पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है? तो इसी के चलते 1996 में जो है एक कानून बनाया गया। उसी को नाम क्या देगा? पेशा 1996, ठीक है? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार, पहली बात। दूसरी बात इसमें कह रहा है कि 10 अनुसूचित क्षेत्र धारक राज्यों के लिए पेशा 1996 लागू होता है। ये सबके लिए लागू नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये लागू क्यों ना? क्योंकि ये स्पेशल कानून है और स्पेशल कानून इन इन 10 राज्यों के लिए ही लागू होता है, ठीक? जैसे अभी हमने आपसे कहा कि आप यहाँ देखिए कि इन राज्यों में क्या है, 50% तक का आरक्षण है, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, उसके अकॉर्डिंग ऐसा किया गया है। तो उसी प्रकार से जो हमारे 10 ये राज्य बनाए गए हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो आपके राज्य बनाए गए हैं, इन राज्यों में पेशा लागू होता है, ठीक है? अब पेशा में होता क्या-क्या है, उसको भी जान लेते हैं। इसकी इसी से संबंधित एक है भूरिया समिति। ये कई बार पूछा गया कि भूरिया समिति से संबंधित है, तो वो आपकी है किससे? पेशा से संबंधित या पंचायती राज से संबंधित है। इसमें क्या कही गई बात भूरिया समिति के बारे में? सबसे पहली बात ये कि जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु गठित की गई थी। कौन-सी समिति? भूरिया समिति। दूसरी बात, केंद्र सरकार द्वारा इस समिति के लिए 22 विशेषज्ञ सदस्यों की समिति बनाई गई थी। इसके जो अध्यक्ष साहब थे, उनका नाम क्या था? दिलीप सिंह भूरिया। मतलब क्या था इसका महत्व क्या था? क्यों बनाया गया था? बनाया इसलिए गया था कि पेशा जो हमारा है, वो आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करेगा, ठीक है? अलगाव की जो भावना है कि अरे भाई, वो बहुत बहुत पिछड़ा इलाका है या बहुत गरीब क्षेत्र है या आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे हम नहीं जाएँगे। तो इस भावना को कम करने के लिए जो है यह नियम या कानून बनाया गया था। दूसरी बात
कि सार्वजनिक आबादी में गरीबी और पलायन को कम करेगा, ठीक है? सार्वजनिक आबादी में शोषण की कमी को कम करेगा, मतलब अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं और आप किसी भी प्रकार का की कोई हिंसा करते हैं, कोई उनके अगर उनको कोई आपत्ति होती है आदिवासियों को, तो उसके लिए कानून बनाए गए हैं ताकि आप पे जो शिकंजा कसा जा सके। चौथी बात ये है कि भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी। और पाँचवीं बात ये है कि आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान तथा विरासत को भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कोई ये ना कहे कि आप अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में ना रह पाएँ। तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो है ये कानून लाया गया था पेशा 1996 में। तो ये कुछ बातें होंगी। अब जो लास्ट बात वो है कि एक विशेष बात, इसको भी जान लीजिए और यह भी एग्जाम में पूछा गया है। स्थानीय स्वशासन के विषय में संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में दर्शाया गया। जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसको संविधान की जो 7वीं अनुसूची है और उस 7वीं अनुसूची की जो राज्य सूची है उसमें स्थान दिया गया है। और एक बात सबसे लास्ट छोटा-सा सवाल है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम जो है वो 24 अप्रैल 1993 को था। जो 74वां संविधान संशोधन है वह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। देख रहे हैं लागू हुआ था, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ बातें हो गई हमारी स्थानीय स्वशासन के बारे में और 73वें संविधान संशोधन के बारे में। जो कल की हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे नगरीय स्वशासन के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे 74वें संविधान संशोधन की, ठीक है? 74वां संविधान संशोधन की। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।